पेटू मछली वाला। सुंगरपुर गांव में कन्हैया नाम का एक आदमी अपनी बीवी और बेटे के साथ रहता था। वह मछलियां पकड़कर और उन्हें बाजार में बेचकर अपने घर का गुजारा चलाता था। उसका बेटा चिंटू बहुत ही पेटू था। अधिक खाने की वजह से उसका पेट बाहर निकल आया था और उसे सब बच्चे पेटू पेटू कहकर चिढ़ाते थे। पेटू पेटू, देखो देखो पेटू आ रहा है। जब वह बड़ा हो गया तो एक दिन उसके पिता ने उससे कहा, अरे चिंटू बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, मेरे साथ चलकर मछलियां पकड़नी सीख लो। हाँ हाँ पिताजी, सीख लूंगा, ऐसी भी क्या जल्दी है। ऐसा कहकर वह उनकी बात टाल दिया करता था। एक दिन कन्हैया लाल बीमार हो गया तो चिंटू की माँ ने उससे कहा, बेटा चिंटू, तुम्हारे पिताजी मछली पकड़ने नहीं जा सकते बेटा, अब तुम्हें ही जाकर मछलियाँ पकड़नी होगी। यही हमारा खानदानी काम है, अब तुम्हें ही इसे संभालना होगा। ठीक है माँ, मैं जाता हूँ। चिंटू जाल और टोकरी लेकर मछली पकड़ने चला जाता है, लेकिन वह नदी तक जाते जाते ही थक जाता है और 2-4 मछलियाँ पकड़कर ही वापस आ जाता है। अरे चिंटू, इनसे तो सिर्फ हमारा पेट ही भरेगा बेटा, बाजार में क्या बेचोगे। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन चिंटू की मौसी उनके घर आई और उसने उसकी माँ से कहा, बहन, इसका विवाह कर दो, यह अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और उन्होंने एक सुंदर सी लड़की देखकर उसका विवाह कर दिया। चिंटू की पत्नी बहुत ही समझदार थी। घर आते ही उसने अपने सास ससुर की सेवा करनी शुरू कर दी और एक दिन उसने चिंटू से कहा, चलिए मैं भी आपके साथ मछलियाँ पकड़ने चलती हूँ। और वह टोकरी उठाकर और जाल चिंटू को पकड़ाकर दोनों मछली पकड़ने चले गए। उस दिन दोनों ने काफी मछलियाँ पकड़ी। चिंटू की पत्नी ने उससे कहा, आप घर जाने से पहले बाजार जाकर यह मछलियाँ बेच कर आइए, तब तक मैं आपके लिए घर में मछली पका कर रखती हूँ। चिंटू मना ना कर सका और टोकरी लेकर बाजार चला गया। मछलियाँ ले लो, मछलियाँ, ताजी ताजी मछलियाँ। क्योंकि चिंटू की पकड़ी मछलियाँ ताजी थी, इसलिए ताज़ा होने की वजह से उसकी सारी मछलियाँ जल्दी ही बिक गई और उसे अच्छे पैसे भी मिले। उसने घर आकर वह पैसे अपने माता पिता को दिए। सभी लोग खुश हो गए। अब रोज ऐसे ही चलता रहा। अधिक मेहनत करने से अब उसका पेट भी अंदर हो गया। अरे वाह चिंटू, तुम तो बड़े अच्छे और स्वस्थ लग रहे हो, अब तो तुम्हारा पेट भी अंदर हो गया। हाँ चाचा, यह सब तो मेहनत का कमाल है। चिंटू के माता पिता ने चिंटू की पत्नी का धन्यवाद किया। अब वह लोग खुशी खुशी रहने लगे। सीख, मेहनत से ही सब कुछ संभव है। लालची प्याज वाला। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था रवि। वह बहुत लालची था। वह सब्जी उगाकर शहर जाकर बेचता था। एक दिन उसने सभी किसानों को बुलाकर कहा, इस बार कोई टमाटर नहीं उगाएगा। अगर हम सिर्फ टमाटर ही उगाएंगे तो बेचेंगे क्या? मैं तो टमाटर नहीं उगाने वाला और आपको भी यही सलाह दूंगा कि टमाटर मत उगाइए। और फिर वह खुद टमाटर उगाकर बोरियों में लादकर शहर चला जाता है। अरे आज कौन सी सब्जी उगाई है रवि? टमाटर उगाए हैं, दाम है 700 रुपए किलो। इतना ज्यादा? थोड़ा तो कम कर दे। अरे क्या मुझे नहीं पता तुम इसे कितने में बेचोगे? आज सिर्फ टमाटर ही है मेरे पास, तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। व्यापारी ने लाचार होकर पैसे दे दिए। घर पर रवि की पत्नी ने उससे कहा, आप तो बड़े ही चालाक हो जी, किसानों को तो टमाटर उगाने के लिए मना कर दिया और खुद मुनाफा बचा लिया। एक औरत खिड़की से यह सब सुन लेती है। वह जाकर किसानों को सब बताती है। अरे सुनो सुनो भाइयों, रवि तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। खुद तुम्हें टमाटर बेचने से मना करके खुद सभी टमाटर शहर जाकर बेच रहा है। जानते हो, उसने अपनी खेती टमाटर की ही की है। इतना बड़ा धोखा? वो किसान है, इसलिए हमने उस पर भरोसा किया। हमें उसे सबक सिखाना ही चाहिए। तभी सूट बूट पहने एक आदमी आता है और कहता है, मैं कृषि विभाग का अधिकारी हूँ।
आजकल प्याज में मिलावट होने की खबर आई है, इसलिए मेरी सलाह यही है कि इस बार प्याज ना उगाएं। आप तो हमारे लिए भगवान हैं, आप जैसा ईमानदार अधिकारी हमने नहीं देखा। यह कहकर सारे किसान हंसने लगे। तभी रवि भी चुपके से यह बात सुन लेता है और वह प्याज उगाने की ही सोचता है और खूब सारे प्याज उगाकर शहर बेचने के लिए ले जाता है। फिर रवि प्याज की बोरियां लादकर शहर जाता है। अरे रवि, अगर प्याज लाए हो तो जाओ और फेंक दो, लेकिन यहाँ मत फेंकना, नहीं तो बदबू आएगी। फिर रवि ठेले पे प्याज बेचने जाता है, लेकिन कोई लेने नहीं आता। यह देखकर रवि अपना सिर पीटने लगता है। तभी वहां किसान आते हैं और उससे कहते हैं, तुमने हमें धोखा दिया था ना? हाँ। अब उसी धोखे की वजह से तुम खुद भुगतो। हमारा नुकसान होता है तो हो जाए, लेकिन तुम्हारा नुकसान तो होना ही चाहिए। तुम लालची और धोखेबाज हो। यह कहकर सभी लोग उसे पीटने लगते हैं और रवि लंगड़ाता हुआ घर चला जाता है। सीख, किसी का नुकसान करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। बिरयानी की खुशबू। एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार का मुखिया राजेंद्र था। राजेंद्र का एक बेटा और बहू थे। बेटा तो बहुत नालायक था, पर बहू बहुत ही समझदार थी। राजेंद्र एक चाय और समोसे का ठेला लगाता था और अपना घर चलाता था। उसका बेटा लल्लन तो बस इधर उधर घूमता ही रहता था। बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब सारा दिन अपने ठेले पर काम नहीं कर सकता। तुम अब शादीशुदा हो, तुम्हें मेरे व्यापार में अपना साथ देना चाहिए। नहीं पिताजी, मुझसे यह नहीं होगा। मैं तो सारा दिन एक जगह खड़ा नहीं रह सकता। मैं कल से आपके साथ ठेले पर जाऊंगी, आपकी मदद भी करूंगी। पर बेटा। मना मत कीजिए पिताजी, मुझे अपने साथ ले जाना मत भूलिए। मैं भी आपके बेटे की तरह हूँ। ठीक है बेटा, तुम कल मेरे साथ चलना। अगले दिन लल्लन की पत्नी ने सुबह सुबह उठकर थोड़ी बिरयानी बना ली और अपने ससुर के साथ चल दी। ये मेरी बहू है, आज से ये मेरी मदद करेगी, आपको गरम गरम समोसे खिलाएगी। ये बहुत गुणी है। राजेंद्र, आज मुझे बहुत भूख लगी है, क्या और कुछ भी है खाने को? वैसे कहीं से बिरयानी की खुशबू आ रही है। मैं थोड़ी बिरयानी लाई हूँ, क्या आप वो खाना पसंद करेंगे? हाँ हाँ, खिलाओ। अरे वाह, बहुत स्वादिष्ट बनी है। रोज लाया करो, इसे खाने के लिए तो लाइन लग जाएगी। बेटी, ये काम अच्छा है, क्या कहती हो? हाँ पिताजी, इससे हमारी कमाई दुगनी हो जाएगी। कल से मैं ज्यादा बिरयानी बना कर लाऊंगी। कुछ ही दिनों में उनका बिरयानी का कारोबार इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक दुकान ले ली और उसे होटल बना लिया। पिताजी, आप दोनों ने इतनी मेहनत करके होटल बना लिया है। अब मैं भी इधर उधर घूमकर थक गया हूँ। आप कहें तो मैं आपके साथ मिलकर बिरयानी और चाय समोसे बेचूं? हाँ बेटा, बहू ने तो इस काम को इतना बढ़ा दिया कि अब हमें और लोग चाहिए जो हमारी मदद करें। अगर तुम भी हमारा साथ दोगे तो बहुत बढ़िया होगा। सीख, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर मेहनत किया जाए तो छोटा काम भी बड़ा हो सकता है। शहर के पागल खाने से एक दिन एक पागल को दूसरे पागल खाने बदली करने के लिए भेजा गया। पागल का नाम था गोपी। गोपी पागल होने से पहले एक ड्राइवर था। रास्ते में एम्बुलेंस रोककर एम्बुलेंस का ड्राइवर चाय पीने उतरा। देखो, यहीं रहना, मैं अभी आया। जी साहब, पर हम मेला देखने जाएंगे ना, मुझे झूला झुलाओगे ना? हाँ हाँ, अभी मेले का टिकट लेकर आता हूँ। गोपी ने कुछ देर ड्राइवर का इंतजार किया और गाड़ी को लेकर वहां से चल पड़ा। अरे अरे, रोको कोई, रोको उसे पागल ड्राइवर है, रोको रोको। गोपी को रास्ते में एक शादी होती नजर आई।
अरे वाह, यहाँ तो मेला लगता है, मेला। चलो चलो अंदर चल के देखता हूँ। गोपी अंदर चला गया। उसने जी भर कर खाना खाया और एक बस की ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। बाराती उसी बस में आकर बैठ गए। गोपी ने बस चला दी और सबको उतारकर बस को एक जगह लाकर खड़ा कर दिया। अब वो जहां जी चाहे वहां चला जाता, कभी भी किसी भी गाड़ी को चुरा लेता और अपनी मर्जी से कहीं भी लाकर खड़ा कर देता। ऐसा कई दिन चलता रहा। अब पुलिस को एक पागल और एक गाड़ी चोर की तलाश थी, लेकिन पुलिस को यह नहीं पता था कि दोनों काम एक ही व्यक्ति के हैं। एक दिन रात में गोपी एक गाड़ी के पीछे डिक्की में जाकर सो गया। वो गाड़ी एक बहुत बड़े डॉन की थी, जिसे पकड़ने के लिए 2 लाख का इनाम था। रात में डॉन एक सोने की डील करने दूसरे डॉन को मिलने पहुंचा। डील होते ही सारा सोना गाड़ी में रख दिया गया और वह उस डॉन के पास अगली डील की बात करने चला गया। तभी उसे वहां अपना ड्राइवर दिखा। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेले की टिकट मिल गई, चलो चलो मेला देखने चलते हैं। एम्बुलेंस ड्राइवर के इशारे पर इंस्पेक्टर समझ गया कि यही गोपी है। अरे यह तो डॉन की कार है, इसका मतलब चोर कोई और नहीं गोपी ही है। यही है जो गाड़ियां कहीं भी चलाकर खड़ी कर देता है। अरे गोपी, तुम्हें ये गाड़ी कहाँ से मिली? जहाँ से तुम लाए हो मेला वहीं लगा है, क्या तुम हमें वहाँ ले चलोगे? हाँ चलो चलो, हम मेला देखने चलेंगे, पर गाड़ी मैं ही चलाऊंगा। हाँ तुम ही चला लेना। गोपी कार चलाता है और ड्राइवर और इंस्पेक्टर को अपने साथ उसी जगह ले जाता है जहाँ पर दोनों डॉन थे। पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। गोपी को 2 लाख रुपए का इनाम मिल जाता है, जिससे उसका इलाज एक अच्छे हॉस्पिटल में किया जाता है। कुछ ही दिनों में वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर उसे एक ऑटो इनाम के रूप में दिया जाता है और उसकी जिंदगी बेहतर हो जाती है। बैल और ट्रैक्टर की रस्साकशी। चांदपुर गांव में भोलू नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने नाम की तरह ही बहुत ही भोला था और सारा दिन गांव में घूमता रहता था। अरे भोलू, कहाँ जा रहा है भाई? काका, मैं गांव के मंदिर जा रहा हूँ। आज वहाँ पर भंडारा है ना, अच्छा स्वादिष्ट प्रसाद मिलेगा। हाँ जा भाई, तेरे बिना गए तो भंडारा कैसे पूरा होगा। और भोलू हंसते हुए वहाँ से गांव के मंदिर चला जाता है। मंदिर में पहुँचते ही भोलू की नज़र मंदिर के बाहर बनी नंदी बैल की मूर्ति पर पड़ती है और वो उस मूर्ति के साथ खेलने लगता है। वो खेल खेल में उस मूर्ति के ऊपर बैठ जाता है और उसके सींग पकड़कर बोलने लगता है। अरे कब से बैठे हो? चलो चलो, उठो 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 ना। तभी मंदिर के पंडित जी बाहर आकर भोलू से कहते हैं, अरे बेटा भोलू, ये तुम क्या कर रहे हो? ये पत्थर के नंदी बैल हैं, ये उठेंगे नहीं। चलो जाओ बेटा, कहीं और जाकर खेलो। पंडित जी की बात सुनकर भोलू बड़ी मासूमियत से कहता है, नहीं, मुझे पूरा यकीन है पंडित जी, ये नंदी महाराज एक दिन जरूर उठकर चलेंगे, मेरी बात को नजरअंदाज नहीं करेंगे। अब तो ये मेरे दोस्त बन चुके हैं ना। अच्छा बेटा, जैसी प्रभु इच्छा, तुम खेलना चाहते हो तो खेलते रहो। और भोलू वहाँ पर रोज आकर उन नंदी बैल से खेलता रहता है और गांव के सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। एक दिन जब भोलू नंदी बैल से खेल रहा था, तभी वहाँ पर विजय नाम का एक लड़का अपना ट्रैक्टर लेकर आता है। वे सभी भोलू का मजाक उड़ाने लगते हैं। पगला भोलू, देखो तो क्या कर रहा है। हाँ देखो तो कैसे पत्थर से खेल रहा है। अरे ये तो पागल है, चलो चलो हम लोग ट्रैक्टर की सैर करते हैं। बच्चों को अपना मजाक उड़ाता देखकर भोलू उन बच्चों से कहता है, देख लेना, मेरे नंदी महाराज इस ट्रैक्टर को निकाल कर भगा देंगे। अच्छा, तुम्हारे नंदी बैल उठेंगे, मेरे ट्रैक्टर से रस्साकशी करेंगे। ठीक है भोलू, तो 2 दिन बाद अपने नंदी बैल को लेकर गांव के बाहर मैदान में आ जाना, वहीं पर फैसला हो जाएगा कौन जीतता है, मेरा ट्रैक्टर है तुम्हारे नंदी बैल। और सभी बच्चे हंसते हुए वहाँ से ट्रैक्टर पर चले जाते हैं। बच्चों के जाने के बाद भोलू रोने लगता है और वो नंदी बैल से कहता है, नंदी महाराज उठो ना। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा, आप आएंगे। और ऐसा कहकर भोलू रोता हुआ अपने घर चला जाता है।
देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं और भोलू मंदिर नहीं जाता है। लेकिन 2 दिन बाद वो गांव के मैदान में जाता है। वहां वो देखता है कि विजय ट्रैक्टर लेकर उसका इंतजार कर रहा था। भोलू को अकेला देखकर सभी बच्चे हंसने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर अचानक से एक बहुत तगड़ा बैल आ जाता है। लेकिन वो बैल चुपचाप भोलू के पास आकर खड़ा हो जाता है और बड़े ही प्यार से गर्दन हिलाने लगता है। भोलू उसको प्यार करता है और उसे नमस्कार करते हुए कहता है, अरे अरे, मेरे नंदी महाराज आ गए। आओ महाराज आओ, इस ट्रैक्टर को निकालो और फेंक दो बाहर। देखो मेरे नंदी महाराज आ गए। मैंने कहा था ना माँ, तुमने देखा ना? देखो देखो, सब लोग देखो। भोलू के ऐसा कहते ही बैल हुंकार भरकर आगे बढ़ता है और ट्रैक्टर को खींचता हुआ दूर ले जाता है। ये हम जीत गए, जय भोलेनाथ। इसीलिए कहते हैं कि भगवान भक्त के वश में होते हैं।